बच्चे। शुरू में मैं कंपेयर करूंगी हमारे बच्चों को एक बीज के साथ। जैसे एक नया बीज होता है, उसको गीली मिट्टी में हम उगने के लिए बीज का वपन करते हैं, उसी प्रकार हमारे बच्चे होते हैं। ये बीज और ये हमारे बच्चे। बीज को मिट्टी में डाल दिया जाता है, कुछ दिनों के लिए गीली मिट्टी में या मिट्टी में उसे छोड़ दिया जाता है। वो बीज सिर्फ मिट्टी से पनाह पाता है। कुछ समय के लिए उसे बाहरी किसी भी चीज की विशेष आवश्यकता नहीं होती। वो मिट्टी सफिशिएंट है उसके लिए। न उस बीज को ज्यादा सनलाइट चाहिए, न मैन्योर चाहिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं, बहुत बेसिक नीड्स है उसकी। जब तक वो बीज उस मिट्टी में नरिश नहीं होता, उसे कुछ भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, बस उस मिट्टी के प्यार की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार यहाँ हमारे बच्चे, जब वो बीज रूपी छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, उन्हें एक्सटर्नल इतने फैक्टर्स की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें सिर्फ अपने पेरेंट्स जो मिट्टी के रूप में, उस गीली मिट्टी के रूप में होते हैं, उन्हें उस प्यार की, उस पेरेंटिंग की, सिर्फ अपने पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स या 4 पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी और पेरेंट्स, सिर्फ उनकी जरूरत होती है। तो जब वो बीज एक प्रॉपर आकार ले लेता है, नरिश हो जाता है अंदर, उसके बाद उसे उगने के लिए सारी चीजों की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, मैन्योर, वाटर और टाइम टाइम पे रीपॉटिंग। तो ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है। सेम वे, जब इधर आपका बच्चा बढ़ रहा होता है, उसके बाद में उसकी उसको जितनी भी एक्सटर्नल चीजें, चाहे वो स्कूल हो, ट्यूशन हो, ट्यूटर हो, कुछ आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, गेम्स हो, सोशल मीडिया हो, ये सारी चीजों की जरूरत एक समय के बाद होती है। तो उस समय को हमें पहचानना है कि किस समय तक आपके बच्चे को सिर्फ आपकी जरूरत है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत नहीं है। जैसे एक बीज को सिर्फ गीली मिट्टी की आवश्यकता होती है, उस प्रकार कुछ समय के लिए आपके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आपकी आवश्यकता है, पेरेंट्स की आवश्यकता है। उसके बाद सेकंड फेज पे चलते हैं कि जब उसे सारे एक्सटर्नल चीजों की जरूरत होती है बीज को, तो सारी चीजें एक पर्टिकुलर मात्रा में चाहिए। एक्स्ट्रा सनलाइट पत्तों को जला देगी, एक्स्ट्रा पानी जड़ को रोटन कर देगा, एक्स्ट्रा मैन्योर अगर आपने डाला तो पौधा पौधा मुरझा जाएगा, नहीं डाला तो अच्छे से पनपेगा नहीं। तो सब चीज की एक पर्टिकुलर मात्रा। वैसे ही बच्चा अगर बड़ा हो रहा है, उसको सारी चीजें, आपका लव, अफेक्शन, आपका टाइम, आपकी डांट, आपकी फटकार, आपकी पैम्परिंग, सब चीज का एक बैलेंस चाहिए। कुछ भी चीज आपकी मर्जी और आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, नहीं चलेगा। आपकी मर्जी और बहुत पैम्परिंग आपने की, नहीं चलेगा। तो जैसे जब बीज बड़ा हो रहा होता है, उसको सारी चीजें बैलेंस्ड मात्रा में चाहिए। एक बच्चे को भी इधर जितने भी पोषण है वो सब बैलेंस्ड मात्रा में चाहिए। तो जब भी आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, अगर आपके बच्चे इतने छोटे हैं, उसको कंपेयर कीजिए एक बीज के साथ कि बीज जब बड़ा हो रहा होता है, कैसे, किस समय उसको किस चीज की जरूरत होती है, उसी प्रकार आपके बच्चे को भी उस समय पर उन उन चीजों की जरूरत होगी। नेक्स्ट, कि हर बच्चा एक समान नहीं होता। हर बच्चे की अपनी क्वालिटी है, उसकी अपनी नीड्स है। हर पौधा एक जैसा नहीं होता। कुछ पौधे इंडोर है, इंडोर पौधे को आप धूप में नहीं रख सकते। कुछ पौधे आउटडोर है, उसको आप भीतर रखेंगे वो नहीं पनपेगा। किसी को ज्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए। सबकी ग्रोथ अपनी अपनी को अपने अपने हिसाब से होगी। सेम वे, आप आपका जो बच्चा है, उसकी अपनी क्वालिटी, अपने इंटरेस्ट, अपनी इच्छाएं हैं। उसके अनुसार ही अगर उसे ग्रोथ दी जाए, उसकी परवरिश की जाए, तो वो एक वट वृक्ष, एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा, एक क्वालिफाइड पर्सन, क्वालिटी वाला पर्सन बनेगा। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट कहीं और है, उसे कुछ और चाहिए और आप कुछ और लाके दे रहे हैं, कुछ और चीजें इम्बाइब कर रहे हैं, उसे उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जिस रूप में उसको पनपना है वो उस रूप में नहीं पनप पाएगा। तो अपने बच्चों की जरूरतों को अंडरस्टैंड करने के बाद उसकी परवरिश कीजिए। हमारे बच्चे गीली मिट्टी के समान हैं। एक कुम्हार किसी भी प्रकार मिट्टी को आकार दे सकता है। हमारे बच्चे भी गीली मिट्टी के समान हैं। हम चाहे वैसा आकार दे सकते हैं, लेकिन हमें समय का ध्यान रखना पड़ेगा कि आकार देने के पहले वो मिट्टी कहीं सूख नहीं जाए।
वो सेमी सूखने की अवस्था में भी आ गई तो फिर आप मनचाहा आकार नहीं दे पाएंगे। तो जब मिट्टी आपकी गीली है उस वक्त आप उस मिट्टी को आकार देने का अगर प्रयास करेंगे तो आपने अपने बच्चे के लिए जो एक सुखद भविष्य देखा है, डेफिनेटली वो आपका सपना साकार होगा। हर माँ का सपना होता है 5H। यहाँ कोई भी माँ या इस वर्ल्ड में कोई भी माँ नहीं है जिसका सपना 5H नहीं हो। कौन से 5H? हर माँ अपने बच्चे को हैप्पी देखना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को हेल्दी देखना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को हम्बल देखना चाहती है, ऑनेस्ट देखना चाहती है और हाइट्स पर देखना चाहती है, राइट? ये बेसिक 5 चीजें हैं जो हर माँ अपने बच्चे पर चाहती है। अब वो हाइट्स पे गया तो ऑटोमेटिकली उसमें स्टडीज सब कुछ एम्बाइब हो गए, क्योंकि हाइट्स अगर स्टडीज अच्छी होगी तो ही वो हाइट्स पर जाएगा। तो एक माँ का सपना होता है वो 5H। अब इस 5H को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना है वो हम आज के सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं चलूंगी इस परिस्थिति की तरफ जिसकी वजह से हम आज ये सेशन कर रहे हैं। इस पैंडेमिक में जो वर्ग सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है वो है हमारे बच्चे। कैसे? देखिए, हमारी लाइफ जो हम होम मेकर्स हैं स्पेशली, ऑलमोस्ट सेम रह गई। मे बी 10-20% का फर्क आया, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम है। हमारे हस्बैंड्स या पुरुष वर्ग, डेफिनेटली उनके बिजनेस में एक बहुत बड़ा फर्क आया है, लेकिन फिर भी उनके बिजनेस में फर्क आने की वजह से हमारी लाइफ कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई है। और जो उन्हें लॉस हुआ है, डेफिनेटली जब परिस्थितियां अच्छी होगी 2 साल 3 साल में वो रिकवरी हो जाएगी। बट जो हमारे बच्चे 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे हैं, अगर 3 साल के नीचे है तो कोई बात नहीं, वो जैसे थे वैसे ही रह गए। बट 3-4 साल से लेकर 8-9 साल तक के बच्चे, उनकी तो पूरी लाइफ होम सेंटर्ड हो गई। न स्कूल, न ट्यूशन, न प्लेग्राउंड, न सिनेमा हॉल, न उनके पास कोई स्पोर्ट्स है, न आइसक्रीम है खाने के लिए बाहर जाकर, नथिंग एट ऑल। सब कुछ, सारी उनकी दुनिया उस घर के अंदर सिमट कर रह गई। सो हमारे बच्चों की जो लाइफ है वो जितनी पैक हुई है, इट्स रियली अनइमेजिनेबल। हम सोच भी नहीं सकते कि वो अबोध बच्चे, मासूम बच्चे जिनकी जिंदगी हंसते खेलते कैसे सुबह से शाम हो जाया करती थी, वो कैसे घर में सिमट कर रह गई है। अगर हम सारे नेगेटिविटी में से कुछ पॉजिटिविटी निकालें, जो जिसके जिसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ये है कि आपके बच्चों को राइट नाउ कोई भी विजातीय तत्व अटैक नहीं कर रहे हैं। आपके बच्चे टोटली आपके कंट्रोल में है। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके बच्चे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। एम आई राइट? अगर वो स्कूल जाता है, बहुत सारी चीजें जो अफेक्ट करती है, हंड्रेड्स ऑफ चीजें, बट राइट नाउ उसको कुछ भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल टाइम टू नर्चर, उनकी नींव को स्ट्रॉन्ग करने का एक एक्सेलेंट टाइम, फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, हमें मिला है। तो व्हाई नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट कि कैसे उनकी नींव को मजबूत करें। तो हम सबसे पहले चलेंगे कि इस पैंडेमिक, बेसिक पेरेंटिंग पे हम बाद में चलेंगे, इस पैंडेमिक का यूज करके हम कैसे एक लाइफ को टर्न देकर पेरेंटिंग कर सकते हैं। तो मैं शुरू करूंगी अपने फर्स्ट एस्पेक्ट के साथ कि इस पैंडेमिक में वी आर श्योर कि अनदर 6 मंथ स्कूल नहीं खुलने वाली है। हमारे पास 6 महीने, हम नहीं चाहते कि इससे ज्यादा बच्चे रहे घर पे, बट डेफिनेटली 2021 में तो हमारे बच्चे हमारे पास ही रहने वाले हैं। तो इस 6 महीना हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। सो आई स्टार्ट विथ कि अगर आपको ऐसा कुछ, ये 2 एस्पेक्ट मैं बताऊंगी, अगर ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक रूटीन सेट करनी होगी, क्योंकि ऐसे ही मैं बताऊं और ऐसे ही आप करो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी कि आप किस प्रकार पेरेंटिंग के इस एस्पेक्ट को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बनानी होगी स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की एक रूटीन। द फर्स्ट थिंग इज स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। नाउ स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की रूटीन तक जाने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, स्पिरिचुअल एग्जैक्टली डज नॉट मीन धार्मिक, कि आप सब कुछ जैन धर्म या अपनी ज्ञानशाला के रिलेटेड आप सब कुछ करो। दैट इज नॉट spiritual, that is religious. There is a difference between being spiritual and being religious.
तो इस स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के रूटीन में आपको वो करना है जो आपको आध्यात्मिक बनाए, आपके बच्चे को स्पिरिचुअल बनाए, आपकी फैमिली को स्पिरिचुअल बनाए। तो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की आप रूटीन सेट करेंगे, उसके पहले हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल पेरेंटिंग आप कैसे कर सकते हैं। यस, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्पिरिचुअल पेरेंटिंग में आपके सबसे पहले आएगा फैमिली योगा। आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, ज्ञानशाला में भी सिखाते हैं, लेकिन आप उस रूटीन का अगर हिस्सा बना ले योगा को, जिसमें आप अगर 5 योगा, जो बेसिक 5 योगा है, वो अपने बच्चों में अगर इस हैबिट को इम्बाइब कर देते हैं, प्राणायाम के 5 बेसिक टेक्निक अगर आप सिखा देते हैं बच्चे को, तो बच्चों की फिजिकल और इमोशनल हीलिंग तो आपने इन्हीं 6 महीनों में कर दी। तो दिस इज अ बेसिक थिंग कि फैमिली योगा को मैंने स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट किया है, क्योंकि योगा डज नॉट मीन फिजिकल, इट मीन्स इमोशनल, इट मीन्स मेंटल, जहां पर आपका इमोशनल कप है वो पूरा भरेगा। तो एक 20 मिनट्स दिन के ऐसे दें जब पूरा परिवार, अगर पूरा परिवार नहीं है तो आप अपने बच्चों के साथ बैठें, वरना अपने हस्बैंड को भी रिक्वेस्ट करें कि चारों जन या पांचों जन, या घर में पेरेंट्स है तो सातों जन मिलकर एक 20 मिनट्स आप योगा के लिए दे सकते हैं। इफ नॉट 7 days a week, मे बी 3 days a week। नेक्स्ट आपका हो सकता है प्रेयर टाइम। अब प्रेयर टाइम आप डिसाइड कीजिए, वेदर इट शुड बी अर्हत वंदना, या कुछ और आप सिखाना चाहते हैं, या कुछ भी एक ऐसा 10 मिनट्स का टाइम हो दिन भर में जब पूरी फैमिली मिलकर एक प्रेयर कर रही है। प्रेयर कौन सी, प्रार्थना कौन सी, या मेडिटेशन कौन सा, क्या करना है, कुछ भी हो, या कोई पर्टिकुलर बुक के बारे में आपको बताना है, बट इट शुड बी अ फैमिली प्रेयर टाइम। थर्ड, जर्नलिंग और काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप अपने बच्चों को सिखाइए कि जर्नलिंग क्या है, काउंट योर ब्लेसिंग्स क्या है। अगर काउंट योर ब्लेसिंग्स आप सिखा देते हैं, बच्चों की इस टेंडर एज में उन्हें ग्रैटिट्यूड करना आ जाएगा, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना आ जाएगा। अब इसे आपको कैसे करना है, आपको सबको एक छोटे छोटे लेटर पैड्स लेने हैं। रोज रात को सोने के पहले आप सब बैठ जाइए पूरी फैमिली, एंड यू नीड टू राइट आई एम ब्लेस्ड बिकॉज। रोज के 5 ब्लेसिंग बहुत सिंपल हो सकते हैं कि बिकॉज आई, बच्चा लिख सकता है बिकॉज आई हैव अ टॉय, बिकॉज आई हैव अ मॉम टू लव, बिकॉज आई हैड माई फेवरेट पिज्जा, बिकॉज आई डिड माई माला टुडे। कुछ भी 5 ब्लेसिंग्स, एंड उसके बाद में थैंक यू कहना है। आप भी उसके साथ लिखिए और बच्चे से भी लिखवाइए। 7 दिन ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे में ये फीलिंग डेवलप होगी कि वो कितना ब्लेस्ड है, कितनी चीजें उसके पास है जो दूसरों के पास नहीं है। ये अगर आप लोगों ने सीक्रेट्स बुक पढ़ी है तो उसकी एक एक ये मैजिकल चीज है कि अगर आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना सीख लेते हो तो आपके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है वो इतना बैलेंस्ड रहता है। आप कभी भी, आपका बच्चा या आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भी ग्रसित नहीं होते और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भी ग्रसित नहीं होते। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स या जर्नलिंग की दिन भर में हमने क्या किया, राइट इन 5 लाइन्स, ये एक रूटीन का हिस्सा बनाया जा सकता है। जो हम, मे बी आप सब प्रशिक्षिकाएं काफी मुझे यंग दिख रही हैं, बट हमारे एज में बिफोर 25 ईयर्स जर्नलिंग या डायरी राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ करता था हमारे स्कूल टाइम में, जो अभी कहीं लुप्त हो गया है मोबाइल की दुनिया में। तो आप इस पर्टिकुलर चीज को आप एक हफ्ता सिर्फ करके देखिए, एक मैजिकल एक्सपीरियंस आप खुद के लिए भी एक्सपीरियंस करेंगे कि ये कितना मैजिकल है। You can really write कि I am blessed because my maid came today, and मैं बीमार थी और मेड आ गई, I am blessed। छोटी छोटी चीजें इतनी है हमारे पास जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। तो वही चीज हमें हमारे बच्चों में डालनी है, उन्हें काउंट योर ब्लेसिंग सिखाना है। अब अगर हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर हम बच्चों को कहें कि आपको ज़मीकन नहीं खाना है, डेफिनेटली मुश्किल है। बट अगर आप सेलिब्रेट करें 7 days a week, और आप सुबह सुबह आपने एक चार्ट लगा दिया, आपने एक रूटीन बना दी और उसमें आपने लिख दिया नो ऑनियन गार्लिक डे, तो वो बच्चे के लिए एक गेम बन जाएगा कि यस, नो ऑनियन गार्लिक। वो अपने मम्मी को भी पूछेगा बार बार, इसमें ऑनियन गार्लिक तो नहीं है। एंड
ऐसा करके एंड ऑफ द डे आप रिजल्ट के रूप में उन्हें बता सकते हो कि आज क्यों नहीं खाया और नहीं खाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि नहीं खाने से क्या हुआ। आप सिर्फ कहोगे कि हमें धर्म हुआ, उसमें जीव होते हैं, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। अगर आप इतना लॉजिक देंगे तो मे बी उतने छोटी सी एज में बच्चा नहीं समझ पाए। तो मेरा एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बहुत बायोलॉजिकल रीजन से बताया है कि कैसे रूट्स के अंदर ये जर्म्स और बैक्टीरिया बैठते हैं। तो आप उसको एक बार देख के उसके बाद आप बच्चों को जब समझाएंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। यस, देव डन एन अचीवमेंट। उन्हें ऐसा लगेगा आज नो ऑनियन नो गार्लिक डे किया हमने। नेक्स्ट, अ नाइट विदाउट ग्रेन्स। अभी इतने दिन है, एटलीस्ट वीकली वंस बच्चों में हैबिट एम्बाइब कर सकते हैं कि आफ्टर सनसेट नो ग्रेन्स। मे बी हम चौविहार तक नहीं आएंगे, हम रात्रि भोजन त्याग तक भी नहीं आएंगे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बट नो ग्रेन्स। तो उन्हें पता चलेगा यस वी आर नॉट ईटिंग ग्रेन्स, सो हाउ लाइट माई बॉडी इज। मैं कुछ भी रात को कितना अच्छा फील कर रहा हूँ, फ्रेश फील कर रहा हूँ। मैं सैंपल दे रही हूं, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। अगेन, आप नो शुगर डे, पूरा घर अगर नो शुगर डे सेलिब्रेट करता है, हम जानते हैं कि निर्जरा का एक भेद रस परित्याग, उसको भी हम कवर कर लेंगे। और बच्चों के लिए कितना अच्छा होगा अगर वीकली वंस वो शुगर नहीं खाते। एंड एंड ऑफ द डे या अगले दिन उन्हें जो एक प्राइड फील होगा दैट यस द होल फैमिली हैज सेलिब्रेटेड नो शुगर डे। एंड नेक्स्ट, एक और एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, खेल खेल में ये सारी बातें, ये स्पिरिचुअल पेरेंटिंग आप कर सकते हैं। अ डे विथ अ बकेट ऑफ वाटर। बच्चों को आप बता सकते हैं कि पानी पीने के अलावा बाथरूम में सबके लिए 4 बाल्टी या एक एक बाल्टी या 2 बाल्टी पर पर्सन रख दी। एंड होल डे आपको इस बकेट के साथ आपको काम करना है। तो ये टास्क है, पूरा फैमिली का टास्क है। एंड अगेन एंड ऑफ द डे आपको समझाना है कि इस टास्क से क्या 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 कितने सोशल और स्पिरिचुअल दोनों बेनिफिट्स हमको क्या क्या हुए हैं। देन नेक्स्ट, नो एंगर डे। उनको किसी को भी खुद को एंग्री नहीं होना है। और एक चार्ट बना दीजिए कि जो कि अगर बच्चा, अगर उसके पेरेंट्स को गुस्सा आया है तो बच्चा ब्लैक मार्क देगा, बच्चों को अगर गुस्सा आया है तो पेरेंट्स ब्लैक मार्क देंगे। तो यू कैन सेलिब्रेट अ नो एंगर डे। एंड लास्ट, आपको पता ही है अभी महिला मंडल का अन्नपूर्णा कैंपेन चल रहा है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन सेलिब्रेट अ जीरो वेस्ट डे, जिसमें आप थाली को धोकर पीने की जो हमारी प्रथा है, एटलीस्ट वीकली वंस इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं कि थाली धोकर बच्चों को पीना सिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार ये एक जस्ट एक सैंपल था। इस सैंपल के अनुसार आप अपना वीकली रूटीन क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह से आप अपना स्पिरिचुअल रूटीन चार्ट है वो आप बनाकर अपने घर पे टांग सकते हैं। ठीक है, जब मैं शेयर होगा तो देख लेते हैं। यस, यू कैन सी। यस, इस प्रकार से आप घर पे ही आप लिख कर एक क्रिएट कर लीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। एंड उसमें आगे मैंने जितनी चीजें दी है वो मैंने सारा लिख दिया। फैमिली योगा, प्रेयर टाइम, जर्नलिंग, नो गार्लिक नो ऑनियन डे, अ नाइट विदाउट ग्रेन्स, नो डेयरी। यस, मैंने एक छोड़ दिया, नो डेयरी प्रोडक्ट्स टुडे। इसमें भी रस परित्याग आ सकता है कि आज आप कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाओगे। बच्चे तो खुश हो जाएंगे कि यस उन्हें दूध नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि जो कैडबरी है उसमें भी मिल्क है, तो आज आपको, अगर आप दूध नहीं पियोगे तो आपको ये भी नहीं है। तो ऐसे आप रस परित्याग की ये जो चीज है वो उन्हें ग्रेजुअली सिखा सकते हो। नो शुगर डे, अ डे विद अ बकेट ऑफ वाटर, नो एंगर डे एंड जीरो फूड डे। तो ये मैं शेयर कर दूंगी संजू जी के साथ, अगर किसी को भी अपेक्षा हो तो आप इसी का प्रिंट आउट लेके लगा सकते हैं या अपने हिसाब से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो आफ्टर स्पिरिचुअल पेरेंटिंग हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट पेरेंटिंग की तरफ। इस पैंडेमिक के लिए स्पेशल जो है वो है क्रिएटिव पेरेंटिंग। किस प्रकार आप अपने बच्चों की क्रिएटिव पेरेंटिंग कर सकते हैं। सुनीता जी जैन की स्क्रीन पे एक प्यारी सी बच्ची बैठी है, सुनीता जी कहाँ है पता नहीं, बहुत क्यूट सी बच्ची, बहुत ध्यान से सुन रही है। यस, हम बढ़ते हैं हमारे क्रिएटिव पेरेंटिंग की ओर। आप स्क्रीन पर देखिए क्रिएटिव पेरेंटिंग आपको कैसे सेलिब्रेट करना है। अगेन एक वीक आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। DIY डे,
इट्स अ ब्यूटीफुल डे। मैंने बहुत मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हुआ करते थे जिनके घरों में ये डे सेलिब्रेट होता था। डेफिनेटली हमने नहीं किया है, बट आई यूज्ड टू चेरिश कि कैसे वो करते थे। डू इट योरसेल्फ डे, ये डीआईवाई तो आज की टर्म है। डू इट योरसेल्फ डे। एक दिन ऐसा हफ्ते में आप क्रिएट करें जहां बच्चा सारे काम, आप बच्चे को बोलोगे मैं खाना देने के अलावा कुछ नहीं करूंगी, आप जैसे भी धोए वो पानी डाल के ही चाहे थाली को धोए, वो खुद धोएगा। अपने कपड़े को चाहे पानी में डाल के ही सुखाए, लेकिन वो खुद धोएगा। अपने रूम को वो खुद क्लीन करेगा। जो भी उसके पर्सनल काम है वो खुद पानी लेके आएगा। और चाहे वो दूसरों के काम ना करे उस दिन, बट वन डे यू कैन सेलिब्रेट एज डू इट योरसेल्फ डे। इन सारी चीजों को करके आप अपने बच्चों की नींव इतनी स्ट्रांग बनाओगे कि आपका बच्चे में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस नजर आएगा आपको। नेक्स्ट, बजट डे और बजट वीक। अगर बच्चा 7-8 साल के ऊपर है तो उसे आप एक डायरी दे सकते हैं कि आज दिन भर में क्या क्या खर्चा होगा या होने वाला है, तुम लिखो और साइड में उसका अमाउंट भी लिखो। हो गया तो वैसे लिखो, और संभावना है तो मेरे को डेली बजट बना के दे दो। तो अगर 8-9 इयर्स के ऊपर का बच्चा है तो डेफिनेटली एक बेसिक बजट, मुझे पता है बहुत राइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें ये खर्चा क्या होता है, कैसे मनी स्पेंड किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसकी हैबिट उन्हें पड़ जाएगी। नेक्स्ट, 1.5 साल से कोई कहीं हॉलिडे पर नहीं गया, आप अपने बच्चों को टास्क दीजिए कि नेक्स्ट हॉलिडे कहाँ जाना है आपको। आप गूगल सर्च कीजिए, 1 घंटे के लिए बच्चे को मोबाइल दे दीजिए और बच्चे को कहिए कि नेक्स्ट हॉलिडे कहाँ जाना है, 4 डेज के लिए एक ट्रिप प्लान करो। उसमें कहाँ से फ्लाइट होगी, कहाँ से ट्रेन होगी, हम कहाँ उतरेंगे, कौन से होटल में रुकेंगे, वहाँ क्या क्या देखेंगे और वहाँ कहाँ खाएंगे और कैसे रिटर्न आएंगे। ये सारी चीजें चॉकआउट करके मुझे लिख के दे दो या मुझे वर्बली बता दो। अगर बच्चा 10 साल के ऊपर है तो लिख के दे सकता है, वरना ऐसे ही बता सकता है। तो ये भी एक बच्चे में क्रिएटिविटी इम्बाइब होगी अगर आप इस तरह से कोई हॉलिडे प्लान करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट, स्किट डे, रीडिंग डे एंड गेम्स डे, तीनों में से कोई भी डे आप बना सकते हैं। आप सब ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका हैं, छोटी छोटी कहानियों का भंडार है आप लोगों के पास। सुबह आपने बच्चे को एक कहानी बताई और सबको अपने अपने पात्र डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और रात को एक एक ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं कि सारा परिवार मिलके वो ड्रामा करेगा, देखने वाला कोई नहीं है तो आप जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। तो इसमें कितनी चीजें आपके बच्चे में क्रिएटिव डेवलप होगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक तो हमने सिर्फ कहानी बताई और एक हमने उसे पात्र बनाया। जब कोई वो पात्र बनता है तब वो व्यक्ति उस पात्र को जीता है, आप भी जीते हो, वो भी जीता है। तो इस तरह से आप स्किट डे कर सकते हो। रीडिंग डे, आपको याद है स्कूल में हम कैसे रीड किया करते थे? हम बुक लेते थे, रीडिंग करते थे, जहां रॉन्ग होता था वो बच्चा बैठ जाता था और दूसरा रीडिंग करता था। तो उसी तरह पूरी फैमिली में ये आप साइकिल चला सकते हैं। और गेम्स डे, आपको ही खेलना है, आप ही दोस्त हो, आप ही संगी हो, आप ही साथी हो। तो एटलीस्ट दिन का एक फिजिकल गेम डेफिनेटली आपको ही आपके बच्चों के साथ खेलना है। नेक्स्ट, जैसे आपने हॉलिडे बजटिंग की, हॉलिडे प्लानिंग की, वैसे ही बच्चे को मेनू प्लानिंग भी दे सकते हैं कि आज दिन भर का मेन्यू तुम बनाओगे। उसमें प्रोटीन डे या विटामिन डे, कोई भी एक डे या दोनों डे ले सकते हैं कि क्या ऐसा खाना खाया जाए जो प्रोटीन एनरिच्ड है और विटामिन एनरिच्ड है। बच्चे गूगल सर्च करें या उनकी बुक से निकालें, बायोलॉजी की बुक से, और फिर आपको बना के दे बताए कि इन इन चीजों में प्रोटीन है, इनमें विटामिन है, इससे आप ये बनाओ। तो इससे बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चा क्रिएटिव बनता है और उसका अच्छा टाइम पास होगा, उसकी नींव स्ट्रांग होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हम भी करते थे हमारे बच्चों के साथ, यस यू कैन सेलिब्रेट अ फेस्टिवल वीक। अब ये क्या होता है? फेस्टिवल वीक इज, देखिए जब होली, दिवाली या ऐसे कोई भी त्योहार आते हैं, हम इतने बिजी होते हैं कि हम बच्चों को उस फेस्टिवल रिलेटेड कुछ भी नहीं बता सकते। हमारी संवत्सरी आती है, हम इतने भूखे रहते हैं, हम सामायिक में लगे रहते हैं, हमें पर्यूषण प्रतिक्रमण करना होता है, हम बच्चे को इसकी इम्पोर्टेंस नहीं बता सकते। तो अभी पैंडेमिक में अगर आप वीकली वंस एक एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो कि यस दिवाली हम क्यों मनाते हैं, हिंदू माइथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, जैन पॉइंट ऑफ व्यू, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू उसके क्लियर, ये भोजन बनता है तो क्यों बनता है, लक्ष्मी की पूजा होती है तो क्यों होती है, और महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ तो कैसे हुआ, उनकी उनकी अंतिम देशना कैसी रही, क्या हुआ। उसके साथ ही साथ जैसे
संवत्सरी है, कब आती है, क्यों करना चाहिए, प्रतिक्रमण क्या है, एग्जैक्टली जो जो उस फेस्टिवल रिलेटेड चीजें हैं वो सारे फेस्टिवल बच्चों को बता दिए जाए। होली के पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ कलर्स, तो आप बनाइए कि आपके घर में कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, और एक दिन ऐसा होगा कि उस फेस्टिवल के बारे में बच्चों को बताया जाएगा, उस फेस्टिवल पे क्या खाना बनता है वही खाना बनेगा, और उस खाने को क्यों बनाया जाता है, क्यों वो पूजा की जाती है, या क्या जो भी हमारे संस्कार हैं वो बच्चों को इसमें बता दिए जाएं। तो ये जो हमारे संस्कार है ना जो छूटते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी दादी जैसा करती थी वैसा मम्मा नहीं करती, मम्मा जैसा करती थी वैसा हम नहीं करते, और हमारे बच्चे तो शायद इन फेस्टिवल्स को भूल ही जाए। तो इस क्रिएटिव पेरेंटिंग के अंतर्गत आप अपने बच्चों के लिए ये रूटीन अगेन क्रिएट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, क्रिएटिव पेरेंटिंग, एंड इसके अंतर्गत वीकली 2 दिन स्पिरिचुअल सेलिब्रेट कीजिए, वीकली 2 दिन क्रिएटिव सेलिब्रेट कीजिए, बाकी 3 दिन छुट्टी ले लीजिए। सो इसमें आप देखिए इसकी इसकी भी आप इसी सेम जैसे हमने स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की रूटीन सेट की थी, वैसे ही क्रिएटिव पेरेंटिंग की भी रूटीन को सेट किया जा सकता है, और आपके जो भी पसंदीदा काम है आप उसको लीजिए। और अगर इनमें से कुछ बेटर, मे बी आप सब इतने यंग है, इतने क्रिएटिव हैं, आपके पास कुछ और क्रिएशन है, तो डेफिनेटली आप उसमें उसको आप यूज कीजिए। मैंने मेरे एग्जाम्पल्स के हिसाब से ये इतनी चीजों को लिया है। तो ये पैंडेमिक के पेरेंटिंग के बाद हम चलेंगे हमारी कैजुअल पेरेंटिंग पर, जो हमारे बच्चों की आज की जरूरत है। मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगी कि ये करना है या ये नहीं करना है, कुछ सिचुएशंस लेंगे। अगर आपका बच्चा वो सिचुएशन में है, या आपके देरानी का, जेठानी का, बहन का, भाभी का, जिसका भी बच्चा इस सिचुएशन में है, तो आप उस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, उसके बाद में उसके कारण जानेंगे और निवारण जानेंगे। दैट इज उसके कॉज क्या है और उसको ठीक करने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे कि क्या आपका बच्चा बहुत गुस्सा करता है, बहुत टैंट्रम्स दिखाता है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या कुछ ऐसी हरकत करता है कि आपका ध्यान उसमें आकर्षित हो। फॉर एग्जाम्पल चिल्लाना, लेट जाना, कोई चीज को फेंक देना, दीवार पे लिखना, कोई अपनी छोटी भाई बहन को मारना, या कुछ ऐसी हरकत करना जिससे उसका गुस्सा बाहर आए और आपका ध्यान उसके ऊपर केंद्रित हो। क्या ऐसा होता है कि बच्चा अननेसेसरी, नेसेसरी गुस्सा तो सबको आता है, बट अननेसेसरी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है, कुछ के साथ नहीं भी होता है। तो हम जानेंगे कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। देखिए, बच्चों का जो ये गुस्सा है और जो ये बदमाशी करते हैं, ये मिसबिहेवियर करते हैं, ये जब कुछ साइकोलॉजिस्ट्स ने बच्चों को पूछा कि भाई क्यों आप गुस्सा करते हो, क्यों जबरदस्ती, ये गुस्सा करके आपको क्या मिलेगा, मम्मी डांटेगी, लेकिन डांट डांट खाते हो, मार खाते हो, क्यों ऐसा करते हो आप। तो इस पर बच्चे का जवाब आया कि अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मम्मी तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देगी, मम्मी अपने फोन में, अपने काम में, अपने समाई में, अपने बुक्स में बिजी रहती है, अगर मैं थोड़ा ऐसा करूंगा तो सबका ध्यान मेरे ऊपर आएगा, और उसके साथ मुझे एक चॉकलेट भी मिलेगी कि तुम ऐसा नहीं करोगे मैं तो तुम्हें एक चॉकलेट दूंगी, मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगी। तो आप यहाँ इस कॉज को देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। बच्चा जब बदमाशी कर रहा है उसको बोल रहे हैं कि तुम ये मत करो तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, दैट मीन्स कि हम उसकी बदमाशी को एनकरेज कर रहे हैं। इसकी जगह हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए कि बच्चे के गुड बिहेवियर पर हमें ध्यान देना चाहिए। बैड बिहेवियर कर आप छोड़ दीजिए, आप ध्यान ही मत दीजिए, लेकिन जहां वो पानी पीकर अपनी ग्लास को सिंक में भी रखने आता है उसको अप्रिशिएट कीजिए। वो छोटी सी चीज बुक्स पढ़ने के बाद में अगर उसने अपने बैग में रख दी उसको अप्रिशिएट कीजिए। लेकिन अपने क्या कर रहे हैं कि अगर उसने दीवार पे कुछ लिख दिया, फट से दौड़ के आएंगे, उसके हाथ से पेंसिल छीनेंगे और उसको रखेंगे, उसको लगेगा जब जब मैं दीवार पे लिखूंगा मम्मी फट से मेरे पास आ जाएगी। तो अब से हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है वो बच्चों के गुड बिहेवियर पर होना चाहिए। और बच्चों को कोई अगर वो गुस्सा कर रहा है, नो फिजिकल पनिशमेंट। हम लोगों ने हमारे एज में किया होगा बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट। सो नो फिजिकल पनिशमेंट और विगरस पनिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को अपनी लिमिट्स बता देना,
कैसे बताओगे? जब आप अपने लिमिट में रहोगे। जब हम अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ, हम अपनी सास के साथ अपनी वॉइस को रेज़ नहीं करेंगे, तो वो भी अपनी वॉइस को रेज़ करने के पहले सोचेंगे कि हमारे घर में ये लिमिट है, इसके ऊपर हम अपनी वॉइस को नहीं लेकर जा सकते। देन अगर आपका बच्चा इतना गुस्सैल है, मतलब ही हैज़ इनडेफिनाइट एनर्जी, तो उसकी एनर्जी को आप चैनलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपका बच्चे को गुस्सा ज़्यादा आता है, आप उसकी एनर्जी को चैनलाइज़ कर सकते हैं कि किसी स्पोर्ट्स में लगाइए उसकी एनर्जी को, स्विमिंग में लगाइए, कुछ ऐसे काम में लगाइए जहाँ वो फिज़िकली उस एनर्जी को यूज़ कर सकता है। तो गुस्से की एनर्जी को आपने कहीं और चैनलाइज़ कर दिया। तो अब से अगर आपके बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, तो आपका फ़ोकस उसके गुड बिहेवियर पे होना चाहिए, आपके बैड बिहेवियर पे नहीं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि क्या आपका बच्चा दूसरों की तारीफ नहीं सुन सकता, या फिर उसे जब भी दूसरों की बात बताई जाए उसे लगता है प्लीज मम्मी रहने दो, या वो अनसुना कर देता है, वहां से भाग जाता है। तारीफ मीन्स जब भी आप दूसरों की कोई भी बात कर रहे हो कि फलाना बच्चा फर्स्ट आया, वो अपनी मम्मी की बहुत बात सुनता है, वो अपनी कबर्ड को बहुत अच्छा रखता है, हम कुछ भी अगर ऐसा किसी और के बारे में बताते हैं, बच्चा वहां से भाग जाता है या सुनना नहीं चाहता। क्यों? अगेन जब साइकोलॉजी की बुक में हम पढ़ते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि बच्चों, आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बता रहे हैं, लेकिन बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज सेट रहती है कि उन्हें कंपेयर किया जा रहा है किसी और के साथ। तो ऐसी सिचुएशंस में जब बच्चों को पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हो, क्यों आप तारीफ नहीं सुनना चाहते, बोले क्या करना है सुन के, कि जब भी किसी की तारीफ होती है ना, सिर्फ जीतने वालों की तारीफ होती है। हम जब जीतते नहीं है तो हमारी कोई तारीफ ही नहीं करता, हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। तो अब हमारा एक्शन प्लान क्या होगा कि हम अपने बच्चे के लिए जो हमारा फोकस है, वो उसके विनिंग पे नहीं होना चाहिए, उसके इम्प्रूवमेंट पे होना चाहिए। बच्चे ने पिछली बार 60% लाया और इस बार अगर 62% ला दिया, तो उसका कंपैरिजन हम उसी से करेंगे कि बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत इम्प्रूव किया है। तो आपके पूरे फोकस को, सारे बच्चे 100% नहीं ला सकते। ये एक्सपेक्टेशन आपका है कि आपका बच्चा फर्स्ट आए। बच्चे को कोई मतलब नहीं है, विशेष मतलब नहीं है फर्स्ट आने से। तो आप अपने एक्सपेक्टेशन पर काबू पाएं और बच्चे के इम्प्रूवमेंट पर फोकस करें, उसके विनिंग पर फोकस नहीं करें। हमारा थर्ड एग्जाम्पल होगा कि क्या आपका बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, थोड़ा सा कायर है, डिसीजन लेने में डरता है, कुछ भी करने के पहले सकुचा जाता है कि करूं या नहीं करूं। मे बी वो बच्चा 12, 13, 14 साल का भी हो गया हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको नजर नहीं आता है। तो इसका कारण क्या है? क्या कॉज रहा कि आपका बच्चा इतना कॉन्फिडेंट नहीं है या डरता है चीजें करने से? कुछ भी नई चीज को हाथ लगाने के पहले होगा या नहीं होगा, ये चीज उसके मन में आ जाती है, चाहे वो बताए या नहीं बताए, उसका बिहेवियर बता देता है अगर आप ऑब्जर्व करो उसको अच्छे से। इसका रीजन ये है कि चाहे अनचाहे, जरूरत हो या नहीं हो, हम हमेशा क्रॉप अप होके बच्चे की हेल्प कर देते हैं। जहां वो अटका, उसको, उसकी क्रिएटिविटी को हम अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि वो अपने आप कुछ करे, उसके पहले हम चले जाते हैं उसको हेल्प करने के लिए। तो शुरू में तो बच्चे को लगता है कि मम्मी डैडी हेल्प कर रहे हैं, इट्स गुड, वो बहुत इजी हो जाते हैं। लेकिन फ्यूचर में जब उन्हें आपकी हेल्प नहीं मिलती, तब ये जो उनका जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आपको नहीं, बच्चे को खुद को फेस करना पड़ता है। तो इसका एक्शन प्लान होगा कि बच्चे को पहले ट्राई करने दे, ट्राई 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 अंटिल ही सक्सीड्स, और नहीं सक्सीड कर पाता है, एंड मोमेंट पर जाए उसकी मदद करने के लिए। ऐसे सिचुएशन में उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बिल्डअप होगा। नेक्स्ट, क्या आपका बच्चा बहुत सीक्रेट्स रखता है? भाई, जैसे आप रूम में घुसते हो, वो भाई बहन आपस में मम्मी आ गई बताना नहीं। क्या वो अपने फोन में पासवर्ड रखता है? क्या आप कमरे में घुसते हो तो उसकी वॉइस धीरे हो जाती है फ्रेंड से बात करते समय? जब वो चैट कर रहा होता है, आप आते हो, वो अपनी फोन को घुमा देता है या लैपटॉप को घुमा देता है। ऐसा क्यों होता है? दो रीजंस है, या तो वो आपसे बहुत डरता है, और सेकेंडली या उसको डर होता है कि उसकी बात आप दूसरों को बता दोगे। दूसरे मीन्स फर्स्ट तो पापा आते हैं, क्योंकि हर मदर की हैबिट होती है कि हर बात वो अपने हस्बैंड को जाके बताते हैं। तो उन्हें ये सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज का डर होता है कि उन्हें अपनी मदर पे कॉन्फिडेंस नहीं है। वो डरता है कि या तो मदर बता डांटेगी, बहुत जोर से डांटेगी, या मारेगी, या सबको जाके बता देगी।
तो इसका एक्शन प्लान हमारा होगा कि बच्चे में एक एक कॉन्फिडेंस को डेवलप करना कि नहीं, मम्मा किसी को नहीं बताएगी, मम्मा आपकी बेस्ट फ्रेंड है। किसी को भी मुझे बता दिया मतलब सिर्फ मेरे पास रहेगी। क्योंकि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है जहाँ बच्चा आपके साथ अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करता। क्योंकि आज नॉर्मल बातें शेयर नहीं करता, कल ज़रूरत पड़ने पर कोई इम्पोर्टेंट बात अगर शेयर नहीं की, डेंजरस बात को, तो बच्चा किसी मुसीबत में डेफ़िनेटली नहीं आएगा, बट हम सारे एस्पेक्ट लेके चल रहे हैं, तो कहीं हमारा बच्चा एक डेंजरस सिचुएशन में आए और हमें नहीं बताए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों में कॉन्फिडेंस लाएँ कि मम्मा आपकी बेस्ट फ्रेंड है, वो कितनी भी खतरनाक बात आपको बताए, आप रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे। आप गुस्से में नहीं आओगे, बहुत प्यार से, मेबी 3 दिन बाद आप उसको सारे एस्पेक्ट्स बताओ, लेकिन उस दिन आप रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे। देन क्या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गैजेट फ्रीक है? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में जब बच्चा पढ़ रहा है तब हम कुछ नहीं कह सकते, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, पढ़ने के बाद भी अगर वो दिन भर गैजेट्स में ही रहता है, उसके रिस्पॉन्सिबल भी कहीं न कहीं हम हैं। जब माँगा, जो माँगा, ज़िद करके माँगा या प्यार से माँगा, हमने उसे दिलाया। जो गैजेट बच्चे ने माँगा, हमने दिलाया। ठीक है? आईफ़ोन हाईएस्ट वर्ज़न नहीं दिलाया तो उसका एक लो वर्ज़न दिला दिया, बट दिला दिया। जब बच्चा खाना नहीं खा रहा था, वो आप ही थे, हम नहीं थे, क्योंकि हमारे टाइम में मोबाइल नहीं थी। हम खुनखुना बजाते थे, हम कौवा दिखाते थे, हम गाय की साउंड करते थे, कुत्ते की साउंड करते थे बच्चे को खाना खिलाने के लिए। लेकिन आप लोगों ने मोबाइल का सहारा लिया है बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो आप सारे रिपरकशंस भी अब आप ही भुगत रहे हैं, राइट? तो अब से अगर उतने छोटे बच्चे किसी के हैं या पोता-पोती हैं, तो डेफ़िनेटली मोबाइल दिखाकर खाना खिलाना बंद कीजिए, क्योंकि वहीं से ये हैबिट डेवलप हो रही है। उसके बाद में जब आप उनको खेलने के लिए देते हो मोबाइल, ठीक है, आपको काम है, आप सोचते हो ठीक है ना, बच्चा बैठा है, मैं मेरी ज्ञानशाला पढ़ा रही हूँ या मैं मेरा अध्ययन कर रही हूँ, बच्चा आधा घंटा शांति से बैठा है। लेकिन उस आधे घंटे में उसकी जो हैबिट्स डेवलप हो रही है ना, देखिए कोई भी चीज़, हमें पिज़्ज़ा, पास्ता भाता नहीं था कभी भी, बहुत लेडीज़ को। खाते-खाते हैबिट डेवलप हो गई। हैबिट डेवलप होते-होते बहुत टेस्टी लगने लगा और अब हमारी मील का हिस्सा बन गया। मुझे पता है मेरे ऐज के लेडीज़ जब मैगी आया था, हमें शायद उसको देखकर घिन आती थी। ग्रेजुअली खाते-खाते ऐसी हैबिट हो गई कि अब हम सभी भी सब मदर्स मैगी खुद के लिए भी बना के खाते हैं। तो सेम वे हमने एक हैबिट डेवलप कर दी कि तू खेल, 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 आधे घंटा खेल ले। नो, वीकली वन्स खेलो, 15 मिनट खेलो या उतना भी क्यों खेलो। तो ये जो चीज़ है आपको इनिशियल स्टेज पे रोकनी पड़ेगी। जब पानी सिर से ऊपर चला जाए उसके बाद आप कितना भी रोक लीजिए, वो बच्चे नहीं रुकेंगे। एंड एक लास्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं। यस, कौन मदर है जो नहीं बनाना चाहती, कोई है? डेफिनिटली सब बनाना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये लास्ट प्रॉब्लम है जो मैंने अपने लिए ली है। हर माँ चाहती है, बच्चा नहीं चाहता कि उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, बट हर माँ चाहती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे को जो हमारे पड़ोसी का, ननद का, देवर का, देरानी का बच्चा जहाँ जाता है, उस हर क्लास में बच्चे को भेजते हैं। हर क्लास में, कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसमें हम नहीं भेजते कि हमारा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा। इज़ इट पॉसिबल? आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप चूज़ कीजिए। आप 2 महीना कि आपका बच्चा कौन-सी क्लास में जाएगा, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए और फिर उसका एक्शन प्लान लीजिए कि कौन-सी क्लास में भेजना है। इसके लिए मैं डेफ़िनेटली मेरा एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगी। मैं अभी मेरे आंसर थी। देन डेफ़िनेटली जब मेरा एक हाईएस्ट अचीवमेंट नहीं हुआ, मेरी बेटी को मैंने थिरकते हुए देखा तो मुझे लगा कि यस, ये मेरा सपना पूरा करेगी और मैंने उसको डांस क्लास में डाल दिया। वो गई तो तब सिर्फ़ वेस्टर्न डांस था मेरे घर के पास, वहाँ डाला। 2-3 महीने गए, उसे मज़ा आ रहा था। फिर मुझे भरतनाट्यम क्लास मिल गई, मैंने उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया। उसने मुझे बोला, "मम्मी मुझे वही क्लास अच्छी लग रही थी, इसमें घुटने बहुत दुखते हैं।" क्योंकि उसमें ऐसे बैठना पड़ता है ना, भरतनाट्यम तो एक साधना है। मुझे लगा नहीं-नहीं सीख लेगी, कोई बात नहीं, अभी तो छोटी है, आदत पड़ जाएगी। ऐसे करके मैंने 2-3 साल पुश किया उसको और अच्छा करने लगी काफ़ी एक लेवल तक।
लेकिन जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में आई और मैं कहीं गई हुई थी, वो पीछे से उसका कहाँ इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ, वो मुझे कह रही थी कि मम्मी मुझे टेबल टेनिस जाना है, टेबल टेनिस जाना है। मैंने बोला 2 चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसने शुरू कर दिया अपने स्कूल में। तो ऐसे करते-करते 3 महीना वो दोनों चीज़ें गई, ये भी और वो भी। फिर उसने मुझे आकर कहा और मैंने भी चिंतन किया कि 2 फिज़िकल एक्टिविटी एक साथ पॉसिबल नहीं है। उसको बिठाया हमने, प्यार से पूछा, बेटा कि कौन-सी चीज़ चूज़ करना चाहोगी? मम्मा टेबल टेनिस ही करना है। लेकिन मुझे तो भरतनाट्यम पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। बहुत ट्राई किया, बेटा ये बहुत अच्छा फ़ील्ड है, फ्यूचर नहीं है टेबल टेनिस में, मैं कहाँ तुमको लेके भेजूँगी, क्या करूँगी? जैन गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप नहीं होता। नहीं मम्मा मुझे तो वही करना है। उसकी इच्छा जीती, शी वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ कि उसने भी रियलाइज़ किया, मैंने भी रियलाइज़ किया और उसको टेबल टेनिस भेजा। एंड फाइनली 12th पढ़ते-पढ़ते और कॉलेज जाते-जाते शी वाज़ अ नेशनल प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस। तो दिस वे वी हैव टू चूज़, मतलब मैंने डांस छुड़वाया तब उसने टेबल टेनिस किया। अगर सोचे दोनों दिशा में बच्चे को भेजें और उसके साथ मैं चाहूँ कि वो ड्राइंग भी कर ले, वो सिंगिंग भी कर ले, नहीं पॉसिबल होता। तो एक स्ट्रीम, एक जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, उसको आप चूज़ कीजिए, तो आप अपने बच्चे को एकदम टॉप पे देख सकते हैं। हम सबने एक मूवी देखी थी सुपर 30, कैसे ऑर्डिनरी बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। तो कैसे हम भी अपने बच्चों की क्या वो एक खूबी है जिसको पकड़ें और हम हमारे बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएं। उसके लिए आपको बहुत सारे पी क्रिएट करने होंगे। बच्चे के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। आपको बच्चे को वक्त देना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आपको मौजूद रहना होगा अपने बच्चे के साथ, आस-पास, तभी वो प्रोटेक्टेड फ़ील करेगा। थर्ड पी, आपको बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना है, साथ में टीवी और मोबाइल नहीं देखना है, तब आप प्रिकॉशन रहेगा कि हाँ, आपका बच्चा, आप बहुत प्रिकॉशन दे सकते हो अपने बच्चे को। एंड लास्ट, आपको स्पून फीडिंग बच्चे को नहीं करनी है, मतलब आपको कुछ भी उसके लिए प्री सेटिंग नहीं करनी है। तो इतने सारे पी अगर आप बच्चों के लिए कर देते हो, तो आप एक बहुत अच्छे पेरेंट बन सकते हो। सो मेनी पीस इज इक्वल टू अ ब्यूटीफुल, अ वेरी गुड पेरेंट। तो उसके लिए पेशेंस, प्रेजेंस, प्रोटेक्शन, प्रिकॉशन एंड प्री सेटिंग, तो ये सारे पी मिलकर एक बहुत अच्छे पेरेंट के रूप में आप कन्वर्ट हो सकते हो। एंड इन सब के साथ में एक छोटी सी 2 टिप्स ब्यूटीफुल, बहुत जो मेरे दिल के करीब है, होती है, ये टिप देना चाहूँगी कि अगर बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, तो वेल एंड गुड, उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स का लव मिलता है। लेकिन इन केस अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है और पेरेंट्स साथ में नहीं है, बच्चों को एक क्वालिटी टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जो बच्चे स्पेंड किए हुए रहते हैं ना, वो बच्चों की नर्चरिंग अलग ही होती है, उनकी नींव बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, वो एक काम रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते वो बच्चे। व्हाई? बिकॉज़ ग्रैंड पेरेंट्स उस एज तक आते-आते काम हो रहते हैं। काम एंड कंपोज़्ड रहते हैं और कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स अपने नाती-पोतों-पोती के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करते। तो उन्हें वो मम्मी-पापा गुस्सा करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स गुस्सा नहीं करते। तो जब वो गुस्सा नहीं करने वाले ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है, उस नेचर का कहीं न कहीं बच्चों के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है। तो बच्चे अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना, हेल्प करना सीख जाते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बूढ़े दादा-दादी उठकर पानी लाएँ, वो बोलेंगे आप बैठो, मैं लेकर आता हूँ, मैं ग्लास रख देता हूँ। क्योंकि वो ऑटो केयर डेवलप हो जाती है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स से बदले में उन्हें उतना अफेक्शन मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी टिप है कि आप एक क्वालिटी टाइम के लिए अपने बच्चों को उनके दादा-दादी, उनके नाना-नानी के पास छोड़ें। एंड उनके बर्थडेज़ जो हम सेलिब्रेट करते हैं, हम बचपन से 3 साल की उम्र से बच्चों को सिर्फ़ लेना सिखाते हैं। बर्थडे मीन्स बिग केक, बिग गिफ्ट, न्यू ड्रेस, न्यू शूज़ एंड सब कुछ लेना, फ्रेंड्स गिफ्ट देंगे, रिलेटिव गिफ्ट देंगे, नाना-नानी ये भेजेंगे। बर्थडे मीन्स व्हाट? लेना। तो हमें अपने बच्चे को रिसीवर नहीं बनाना है, गिवर बनाना है, जिसमें देने की प्रवृत्ति हो। तो अगर ये हम बर्थडे का कॉन्सेप्ट भी चेंज कर लें, तो बच्चे में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं कि बर्थडे मीन्स हेल्पिंग समवन। जो चीज़ों से वो ब्लेस्ड है, जब वो जर्नल लिखेगा, उसे पता चलेगा कि वो कितना ब्लेस्ड चाइल्ड है। तो उस ब्लेसिंग को दूसरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना, दूसरों के साथ शेयर करना जिनके पास वो ब्लेसिंग नहीं है। तो बर्थडे के दिन
और फिर क्या होता है, बड़े होते होते ये टेंडेंसी इतनी डेवलप हो जाती है कि उसको अगर उसके बर्थडे पे कोई बड़ा गिफ्ट चाहिए और छोटा मिलता है, वो बच्चा कभी खुश नहीं रहता, क्योंकि उसको बर्थडे से बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं, और उसमें बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि वो जिस दिन उसका फर्स्ट बर्थडे था, तब से लेकर अब तक आपने उसमें ये हैबिट डाल दी कि तुम्हारा बर्थडे पे ये दूंगी, बर्थडे पे साइकिल लाऊंगी, उस पे ये करूंगी, तो बर्थडे मीन्स सब कुछ मिलना। नो, आज से आप कोशिश कीजिए कि बर्थडे मीन्स देना, नॉट लेना। सो इवन दिस कैन बी अ टिप। सो यहाँ मैं अपनी क्लास को लगभग एंड पर लेकर आती हूँ, लगभग 40 मिनट्स हो गए हैं मुझे बोलते हुए। सो अगर आपको एक बेस्ट पेरेंट बनना है, तो एक लास्ट टिप कि आप अपने बच्चे के लिए कभी क्लैप मत कीजिए। अब आप बोलेंगे ये कैसे, बच्चे के लिए ताली तो बजाते ही है, ठीक है, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ताली नहीं बजाएंगे हम, बट ये क्या कह रहे हैं नीलम जी की क्लैप मत कीजिए। तो आपको ये शब्द याद रहेगा कि हमें क्लैप नहीं करना है। सी, हमें बच्चों को कभी कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ भी, उसका कंपैरिजन सिर्फ उसके साथ हो सकता है, किसी भी उसके ओन भाई बहन के साथ भी नहीं हो सकता। एल, हमें बच्चों को कभी लेबल नहीं लगाना है। अगर आपके बच्चे को गुस्सा आता है, कोई भी आया, हम बोले इसको तो बहुत गुस्सा आता है, या ये तो बहुत आलसी है, या ये तो बहुत लेट उठता है, लेबलिंग नहीं करनी है, ना दूसरों के सामने, ना घर वालों के सामने, ना उसके खुद के सामने। लेबल लगा दिया फिर क्या है, मैं तो हूं ही आलसी, मम्मी तो रोज ही बोलती है, आज भी बोल देगी। सो डोंट लेबल योर चिल्ड्रन। लेबलिंग में पॉजिटिविटी भी आती है। अगर आपके बच्चे को अरत वंदना आती है, कोई भी मेहमान आए, हम बोलते हैं बेटा सुनाना ना, अब बच्चे का मन हो या नहीं हो, लेकिन आपका ईगो जरूर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ सुनाना ना, तो उसमें क्या होता है, उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है उस चीज में। तो अगर आप एक बार बोलिए कि आता है बेटा सुनाओगे क्या, मन है सुनाने का, मन है तो सुनाएगा, नहीं मन है तो डोंट फोर्स दैट किड आउट कि आपको सुनाना ही है, राइट? ठीक है, अभी जाओ, जब मन हो तब सुना देना। बाद में आप पूछ सकते हो कि क्यों नहीं सुनाया, तो रीजन आप जान सकते हो। सो डोंट लेबल योर चाइल्ड। CLA, आपको अथॉरिटेटिव नहीं बनना है, आपको ऑर्डर नहीं देना है हर बार कि ये करो ये करो, आपको एक हिटलर मॉम नहीं बनना है, तो उसके लिए आप हर वक्त अथॉरिटेटिव नहीं हो सकते हो। आप ऐसे करने से अच्छा है, ऐसे करने से बुरा है, शुरू से यही हैबिट डालिए कि ये अच्छा है ये बुरा है, बच्चे को चूज करने दीजिए क्या आज कि उसको क्या लेना है। एंड लास्ट, P, डोंट पैम्पर। प्यार और पैम्परिंग में बहुत फर्क है। आप प्यार कीजिए बच्चों को, बट उसकी अनचाही जरूरतों को पूरा मत कीजिए। तो अगर आप क्लैप वर्ड ध्यान रखते हो और बच्चे के लिए कभी क्लैप नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे पेरेंट हो। एंड 4C होते हैं, ये बहुत मुख्य बात होती है कि जब आपका बच्चा जन्म से लेकर 8 साल तक का होता है, आपको एक कमांडर की भूमिका निभानी है, आपको कमांड करना बच्चों को, ये करो ये मत करो, लेकिन प्यार से, अथॉरिटेटिव होकर नहीं। जब आपका बच्चा 8 से 16 साल का होता है, आपको कोच बनना है, आपको कमांड नहीं करना, आपको बताना है कि तुमने ये गलती की, ये तुम अच्छा कर सकते थे, या ये तुम अच्छा किए और अच्छा कर सकते थे। आपको कोच बनना है। एक स्पोर्ट्स कोच कैसा होता है, फील्ड में जैसे ही कोई आउट होता है या जैसे कोई छक्का मारता है, वो फिर बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आपको एग्जैक्टली गाइड करना है। देन 16 से 22 साल में आपको काउंसलर बनना है, आपको बच्चे को काउंसल करना है। एंड 22 साल की उम्र या शादी के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कंसल्टेंट बनना है, आपके बेटे और बेटी की जिंदगी में अननेसेसरी दखल नहीं देना है। ओनली जब नीड हो वो आपके पास आए, तब आप उसकी काउंसलिंग कीजिए, अदरवाइज आपको काउंसलिंग नहीं करनी है। तो इस प्रकार पेरेंट्स की ये 4 कैटेगरीज होती है, दैट इज कमांडर, कोच, काउंसलर एंड कंसल्टेंट। तो इस प्रकार आप एक ब्यूटीफुल पेरेंट बनकर अपने बच्चे का सुंदरतम भविष्य कर सकते हैं।